अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू ज़ुबान का साबिक़ा इम्तिहान पर मबनी प्रैक्टिस पेपर लेंगे, जो गुज़िश्ता दिसंबर 2022 में पेपर सेकंड के लिए पूछा गया है। पेपर सेकंड के या पेपर फर्स्ट के दोनों में से जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें उर्दू ज़ुबान के लिए फ़ायदेमंद है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ आपको दिया गया है, इक़्तिबास दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो हमने बारहा पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, इक़्तिबास पढ़ेंगे, तो सरसरी मुताले का तरीक़ा आप इख्तियार करेंगे, ठीक है? सरसरी मुताले में हम मरकज़ी उन्वान जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सरसरी मुताला किस तरह करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊँगा। इस तरह पढ़ेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन ही से पढ़ने का शौक़ था। इनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर-उधर की किताबें पढ़ें। उन्होंने 20 साल की उम्र के आस-पास अल-हिलाल और अल-बलाग नाम से 2 अखबार निकाले। इन अखबारों में मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों के ज़ुल्म के खिलाफ मज़मून लिखे। इनकी तकरीर ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। मौलाना आज़ाद में लिखने बोलने की गैर मामूली सलाहियत थी। मौलाना आज़ाद ने कुरान मजीद के एक बड़े हिस्से का उर्दू तर्जुमा किया था। गुब्बार खातिर इनकी मशहूर किताब है। इसमें कुछ खुतूत शामिल हैं। ये हो गया आपका सरसरी मुताला, ठीक है? उसके बाद फौरी आपके सामने पैराग्राफ पर मबनी सवालात आएँगे, उसको देखकर आपको जवाब देना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपके लिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन ही से क्या शौक़ था? बोलिए फ़ास्ट, पहली लाइन में है उसका जवाब। जी, ए उसका सही जवाब है, पढ़ने का शौक़ था, ठीक है? अब फौरी उसके बाद अगर आप दूसरे पेपर पे जाते हैं, दूसरे सवाल नंबर 2 पे, उसी से रिलेटेड है। इनके वालिद को क्या बात पसंद नहीं थी? वो भी सेकंड लाइन में उसी उसी का जवाब था यहाँ पर मौजूद। वो स्कूल की किताबों के अलावा इधर-उधर की किताबें पढ़ना उनके वालिद को इस बात की बिल्कुल पसंद नहीं था। सवाल नंबर 3 है आपके सामने, उन्होंने किस उम्र में 2 अखबार निकाले? ठीक है? फौरी आप उस पेपर पे पैराग्राफ पर जाकर देख सकते हैं, कितनी उम्र में उन्होंने पेपर निकालना शुरू किया। 20 साल की उम्र में, महज़ 20 साल की उम्र थी, तो उन्होंने वहाँ पर अखबार निकाले, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रहा है? उर्दू में आपको बहुत टाइम बचता है। उर्दू आप जितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, दीगर मज़ामीन के लिए आपको उर्दू टाइम भी देगा और मार्क्स भी देगा। ठीक है? उर्दू ज़ुबान के फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के फ़ायदे ये हैं कि ये मज़ामीन आपको टाइम भी देते हैं बचाकर। ठीक है? अगर 1 मार्क के लिए 1 मिनट हम पकड़ते हैं, तो ये उर्दू का पेपर आपका 30 मिनट में, आधे घंटे की बजाय 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सवाल नंबर 4 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अखबारों में किसके खिलाफ मज़ामीन लिखे? तो ये बात मशहूर थी कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों के ज़ुल्म के खिलाफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ज़ुल्म के खिलाफ लिखे। उसके बाद अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद की तकरीर कैसी हुआ करती थी? ये भी हमने, ये तो ज़माना भर के लिए मशहूर है। 1 मिनट, कोई, तो ये सारे ज़माने के लिए मशहूर हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकारीर कैसी हुआ करती थी। मौलाना आज़ाद का अंदाज़ बयान इतना दिलचस्प था कि वो लाखों की पब्लिक को अपने काबू में कर लेते थे। ठीक है? तो उनकी जो तकरीर होती थी, वो बहुत ज़ोरदार और जोशीली हुआ करती थी। ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। ठीक है? उसके बाद सवाल नंबर 6 आपके सामने है कि मौलाना आज़ाद ने उर्दू में किसका तर्जुमा किया? तो एक कुरान मजीद के काफ़ी बड़े हिस्से का उन्होंने तर्जुमा किया, ये पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। ठीक? तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब है। तो ये सवाल नंबर 6 आपके हो गए। उसके बाद सवाल नंबर 7 आपके सामने है। पैराग्राफ पर मबनी सवालात वहाँ पर ख़त्म हुए। सवाल नंबर 7 है आपके सामने कि ख़त की जमा क्या है? इसी तरह के आसान सवालात आपके सामने आते हैं। सवाल नंबर 7, ख़त की जमा क्या है? आसान सवाल है, बताइए क्या होगा जवाब? जी, ख़ुतूत, ठीक है? तो ख़त की जमा ख़ुतूत है यहाँ पर, इसलिए सही जवाब आपके लिए होगा ए।
सवाल नंबर 8 है आपके सामने, आजादी का मुतजाद क्या है, आजादी का जिद क्या है? ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी असीरी, ऑप्शन सी कैद, ऑप्शन डी है कफ्स। आजादी का जिद क्या होगा? बहुत आसान सवाल। जी, आजादी का यहाँ पर जो है गुलामी सही जवाब है सवाल नंबर 8 का। अब उसके बाद जब ये इसी तरह के पैराग्राफ पेपर सेकंड यानी कि जबान जबानदानी 2 जब आप उर्दू एज ए सेकंड लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं। उर्दू एज ए मादरी जुबान अव्वल में एक ही पैराग्राफ आता है और कुछ नज़म के अशार आते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपको 2 इक़्तिबास नज़र आएंगे। पहला इक़्तिबास के सवाल जब हमने कर लिए 1 से 8 तक, अब दूसरा इक़्तिबास आपके सामने है कि नीचे हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो एक मंजर दिया हुआ है, वो मंजर किस चीज़ का है देखिए। बाजार में मुख्तलिफ दुकानें हैं, एक तरफ कोने में घड़ियों की एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में दुकान के सामने के हिस्से में शीशे की अलमारी में घड़ियां रखी हुई हैं, सजी हुई है। एक शोकेस के पीछे यूसुफ बैठा हुआ काम कर रहा है। यूसुफ के उस्ताद इसके पास खड़े हैं। एक मंजरनामा आपको दिया गया है। मास्टर साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, तुमने इसके साथ एक नई घड़ी क्यों भेजी? यूसुफ कहता है, जनाब मैं जब पढ़ता था उस वक्त आपके पास वही घड़ी देख रहा हूँ, मैंने सोचा क्यों ना एक नई घड़ी भी आपके पास हो। तो ये बाजार का मंजर है जहाँ पर एक घड़ी की दुकान है और यूसुफ वहां पर बैठा हुआ है घड़ी के दुकान पर, और उसके मास्टर साहब ने उसे पुरानी घड़ी तामीर बनाने के लिए दी। तो यूसुफ ने, जाहिर सी बात है कि अब यूसुफ उनका तालिब इल्म हुआ, उसने पुरानी घड़ी को याद करके नई घड़ी भी दे दी। उसी पर मबनी सवाल है सवाल नंबर 9। बाजार के एक तरफ कोने में कौन सी दुकान थी? आसान सवाल है, कौन सी दुकान थी? जी, घड़ियों की दुकान थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है आपके सामने, यूसुफ कहाँ बैठा काम कर रहा था? ठीक है, शोकेस के पीछे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपको नजर आए, अलमारी के पीछे, शोकेस के पीछे। ऑप्शन सी है उसके मजहबी अलमारी के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सही जवाब ऑप्शन दो इसमें के कट हो गए। सही जवाब उसका ऑप्शन बी है, शोकेस के पीछे। ठीक, तो सवाल नंबर 10 आपके सामने है, उसके 4 ऑप्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, अलमारी के पीछे, शोकेस के पीछे, शेल्फ के पीछे और एक मेज के पीछे। तो यूसुफ कहाँ बैठा था? शोकेस के पीछे। बी उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 11 है आपकी नजर के सामने, मास्टर साहब ने यूसुफ को कौन सी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी? ऑप्शन ए अपनी पुरानी घड़ी, ऑप्शन बी अपनी नई घड़ी, सी अपने दोस्त की घड़ी, ऑप्शन डी अपने बेटे की घड़ी। कौन सी घड़ी दी थी? कौन सी घड़ी दी थी मास्टर साहब ने मरम्मत के लिए? पुरानी घड़ी दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 12 है, यूसुफ ने मास्टर जी को क्या भेजा? बोलिए क्या भेजा? नई घड़ी भेजी, नई छतरी, नई ऐनक या नया पेन? आवाज आ रही है सभी को? मिसबा? जी, तो जाहिर सी बात है, अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि मास्टर जी ने यूसुफ को पुरानी घड़ी दी थी मरम्मत के लिए, उन्होंने नई घड़ी दी। इस हिसाब से इक़्तिबास के लिहाज से सवाल नंबर 12 का ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 13 आपके सामने है, यूसुफ ने मास्टर जी को नई गाड़ी क्यों भेजी? अभी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, ये कोई गाड़ी की दुकान नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको गाड़ी नजर आ रहा है लेकिन वो घड़ी थी। ठीक है, क्यों नई घड़ी दी उसकी वजह भी यूसुफ ने मास्टर जी के पूछने पर बता दी, क्योंकि इनकी घड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए यूसुफ ने उन्हें नई घड़ी दी। तो यहाँ पर सवाल नंबर 13 आपने कर दिए हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड सवाल नंबर 14 है, हिस्से की जमा, हिस्सा यानी पार्ट, उसकी जमा क्या होगी? ऑप्शन ए हिस्सों, बी हसामों, ऑप्शन सी हिस्सियात, ऑप्शन डी हिस्सियातों। सवाल नंबर 14 आसान सवाल है। जी, ऑप्शन ए हिस्सों उसकी सही जवाब है।
सवाल नंबर 15 है आपके सामने, नया का मुतजाद क्या होगा? नया यानी न्यू। ऑप्शन ए पुराना, बी बोसीदा, सी जदीद और डी कदीम। नया का जी, सवाल नंबर 5 का सही जवाब पुराना, ऑप्शन ए सही जवाब 15 का। उसके बाद सवाल नंबर 16 देखते हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, जिसके मोबाइल की आवाज आ रही है। सवाल नंबर 16 है मखसूस, अब ये पेडागोगी से रिलेटेड सवाल है। मखसूस मफूजात, दर्जात, कोर्स या प्रोग्राम के इख्तिताम पर तुलबा को हासिल होने वाली मुतवक्का मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले बयानात हैं। ऑप्शन ए आमोजिशी माहसल, ऑप्शन बी आमोजिशी अंदाज, ऑप्शन सी आमोजिशी सतह और ऑप्शन डी है आमोजिशी नाअहलियत। ये जो सवाल नंबर 16 आपके सामने है, तो ये आमतौर पर हमारी रोज़मर्रा की जो दर्स व तदरीस है और आज का मौजूदा तालीमी निसाब दरसियात है, इस पर ख़ास तौर पर इन चीज़ों पर तवज्जो दी जा रही है। इसके बारे में हम थोड़ी-सी मालूमात हासिल करेंगे कि जो मखसूस मफ़ूज़ात होते हैं, दर्जात होते हैं या कोई हम प्रोग्राम लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारे एजुकेशनल मुहिम्मात बच्चों के लिए आती है। जैसे कि अभी बुनियादी माहसल पर मबनी बेस लाइन के पेपर्स आए थे, इसी तरह ब्रिज कोर्स आए थे, ठीक है? ये जो मुख्तसर मुद्दती कोर्सेज़ या प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चलाती है, उसके लास्ट में तुलबा को हासिल होने वाली मुतवक्का तब्दीलियाँ, मालूमात और महावरतें और रवैये, उनकी तमाम की वज़ाहत उस पॉलिसी के अंदर, उस ब्रोशर के अंदर दे दिए जाते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं, इस कोर्स के आखिर में तुलबा के अंदर ये चीज़ें पैदा होना ज़रूरी है। तुलबा के अंदर ये मालूमात, ये महारतें और ये रवैये पैदा होना ज़रूरी है, डेवलप होना तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आमोजिशी माहसल, आमोजिशी अंदाज़, आमोजिशी सतह और आमोजिशी नाअहलियत। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है आमोजिशी माहसल, ठीक है? इंग्लिश में उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स, ठीक है? समझ में आया ये सवाल? ये हर मज़ामीन के लिए होते हैं, रियाज़ी के अंदर भी होता है, उर्दू के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर, मराठी के अंदर, तमाम मज़ामीन के अंदर, दरसी किताब के अंदर रहनुमा उसूलों में भी दी गई हैं और सबक जो शुरू होने से पहले भी दिए जाते हैं, पेश लफ्ज़ में भी दिए जाती हैं तमाम तर चीज़ें कि इस सबक के आखिर में तलबा के अंदर मुतवक्का तब्दीलियों को हम आमोजिशी माहसल कहते हैं। कौन से रवैये तलबा के अंदर पैदा करना है, कौन से बिहेवियर तलबा के अंदर डेवलप करना है और कौन सी महारतें तलबा के अंदर पैदा होना है इस सबक के ज़रिए, इसे हम आमोजिशी माहसल कहते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने है कि एक उस्ताद तलबा को आमोजिशी सरगर्मियों के ज़रिए लिखी और बोली जाने वाली ज़ुबान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौके फ़राहम करता है। वो ज़ोर दे रहा है किस चीज़ पर? ठीक है? आमोजिशी सरगर्मियों के ज़रिए लिखी और बोली जाने वाली ज़बान के साथ उन्हें तहरीर करने का और सीखने का भी मौके दे रहा है। तो वो किस चीज़ पर काम कर रहा है? ऑप्शन ए कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, ऑप्शन बी काम पर मबनी ज़बान की तदरीस, ऑप्शन सी दरसी किताब पर मबनी ज़बान की तदरीस, ऑप्शन डी तदरीस के लग़वी अंदाज़े नज़र पर। तो सवाल नंबर 17 आपके सामने है। अब देखिए कि यहाँ पर बच्चे तलबा जो है वो मुअल्लिम की सरगर्मियों के अंदर, आमोजिशी सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व है और उस इन्वॉल्वमेंट के अंदर तलबा खुद काम कर रहे हैं, ठीक है? लिख रहे हैं, लिखने का भी काम हो रहा है, बोलने का भी काम हो रहा है, तहरीर का भी काम हो रहा है और सीखने का भी काम हो रहा है, ठीक है? तो ये जो तरीक़े तदरीस है जिसमें टीचर तलबा को मौक़े देता है सीखने के और मुख्तलिफ काम करवाता है, इस तरीक़े तदरीस को ऑप्शन बी काम पर मबनी ज़बान की तदरीस कहते हैं। ठीक है? समझ में आया ये सवाल? आगे बढ़ें। चलिए, सवाल नंबर 18 आपके सामने है। तो सवाल नंबर 22 एक मरतबा फिर हम आपको बता रहे हैं। वाइगोट्स्की का भी देखिए हमने कि वाइगोट्स्की की ज़बान के फ़रोग़ पर ऑप्शन सी है
समाजी तामुल से ज़बान फ़रोग़ पाती है। सवाल नंबर 22 में हमने देखा कि काम पर मबनी तदरीस के उसूलों में कौन सा जुज़ शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी, जिसके अंदर तर्जुमे पर गौर व फिक्र नहीं होता। ताउन हो सकता है, सरगर्मी हो सकती है, ठीक है, और बाज़ तहसील से तख्लीक भी हो सकती है, लेकिन तर्जुमे पर गौर व फिक्र ये मैच नहीं करता काम पर मबनी ज़बान की तदरीस से। तो यहाँ पर सवाल नंबर 23 भी हमने देखे कि ज़बान की तदरीस का तामीरी अंदाज़ नज़र। तो यहाँ पर हमने देखे कि हम पहले से बच्चों को तैयारशुदा मालूमात भी नहीं दे सकते, ना ही अपना खुद का निसाब तैयार कर सकते हैं, और ना ही आमोज़गारों को नई खुद की निसाबी किताब तैयार करने के लिए कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 23 का यहाँ पर सही जवाब है, आमोज़गारों की उनके तजुर्बात के इस्तेमाल से इल्म की तामीर में मदद करें। ठीक? तो यहाँ पर 23 का डी ऑप्शन सही है। देखिए, ये सवालात दावा और दलील के सवालात पिछले प्रीवियस पेपर में भी आए थे और इस पेपर में आपको नज़र आएंगे। दावा में अलीफ जो दिया हुआ है वो ये है कि तदारुकी ताउनी तदरीस एक मुनज़्ज़म अमल है, ठीक है, कोऑपरेटिव टीचिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उस्ताद पहले तुलबा के मसाइल की तशख़ीस करता है और फिर मुनासिब तरीक़ेकार इख्तियार करता है। ठीक? तो ये एक तरीक़ेकार है। दूसरा जो दलील है आपके सामने ये है कि एक उस्ताद को तदारुकी ताउनी तरीक़ेकार के इतलाक़ से पहले तुलबा की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। देखिए, जब हम तदारुकी या ताउनी तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं और उसका इतलाक़ कर रहे हैं, तो ये दोनों भी चीज़ें हमारे ज़हन नशीन में होना चाहिए कि उस्ताद का किरदार क्या है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें गौर करने पर पता चलता है कि दोनों भी जुमले यहाँ पर सही है कि तदारुकी ताउनी तदरीस के लिए एक मुनज़्ज़म अमल है। ज़ाहिर-सी बात है, सही बात है, ये मुनज़्ज़म अमल है और उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशख़ीस करता है और फिर उसके बाद अपने तरीक़े तदरीस इख्तियार करता है। ये जुमला बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी यहाँ पर जो दलील है वो भी हमको सही मालूम होता है कि उस्ताद को तदारुकी ताउनी तरीक़ेकार के इतलाक़ से पहले तुलबा की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। ये दोनों भी ऑप्शंस यहाँ पर सही है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है? ए और बी दोनों सही है और बे अलिफ की दुरुस्त तवज्जो है। इस तरह के सवालात आपको आते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने दावा और दलील अलिफ और बे दिया गया है। आप जितने कम उम्र होंगे, इतना ही दूसरी ज़ुबान सीखना आसान होगा। दलील में बे जुमला इस तरह दिया हुआ है कि अगर बुनियादी सतह उम्र 3 से 6 साल की है, सही तलफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना निस्बतन बहुत आसान होता है। तो दोनों भी जुमलों पर आपको गौर करना है। सवाल नंबर 25 में तो पहला जो उसका दावा है कि जितनी कम उम्र होगी इतना ही दूसरी ज़ुबान सीखना आसान होगा। तो ये मुनासिब मालूम होता है कि कम उम्र में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानों को हासिल करने में आपको आसानी होती है। बे जुमले पर हम गौर करते हैं कि अगर बुनियादी सतह यानी 3 से 6 साल का बच्चा है, तो वहाँ पर हम बच्चों को सही तलफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दे सकते हैं और फ़रोग़ देना हमें आसान भी होता है। तो दोनों जुमले यहाँ पर पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी सही मालूम होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। समझ में आ रहा है? इस तरह के सवालात पर आपको दोनों चीज़ों पर गौर करना है। समझ में आ रहा है मिसबा? तबस्सुम मैडम? चलिए। उसके बाद सवाल नंबर 26 है आपके सामने कि छोटे बच्चे जब मियारी कवायद सीखना शुरू करते हैं, तो उनमें बेजा तामीम ओवर जनरलाइजेशन का रुझान पाया जाता है। छोटे बच्चे मियारी कवायद से मुराद क्या है कि जब बच्चे कम उम्र में या छोटी क्लासेस में मियारी कवायद सीख लेते हैं। मियारी कवायद से मुराद ये है कि हर चीज़ को हर ज़ुबान बात करने से पहले ग्रामर में नाप तोल कर बात करना, ठीक है? उसे हम कहते हैं मियारी कवायद। तो जब वो छोटे होते हैं तो उनमें एक रुझान ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, उसे हम बेजा तामीम कहते हैं, ओवर जनरलाइजेशन। तो वो क्या चीज़ है? ऑप्शन ए, वो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़बान के कवायद को बहुत ही मोहतात अंदाज में सीखते हैं। ऑप्शन बी, वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। ऑप्शन सी, वो उस ज़बान में रवानी के लिए कवायद को बरतते हैं। ठीक है?
और ऑप्शन डी है बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान के बुनियादी उसूल सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपने वालिदैन से बुनियादी उसूल सीखने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात चल रही है मियारी क़वाइद सीखने के बाद बच्चों के अंदर कौन सा रुझान पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गौर करने पर हमें ये मालूम होता है कि सवाल नंबर 26 का सही जवाब बी है। ठीक है, कि वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी क़वाइद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। हमने आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश की है कि मियारी क़वाइद सीखना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब बच्चे को अच्छे तरीके से किसी ज़ुबान का ग्रामर आ जाता है छोटे बच्चों के अंदर। मान लीजिए कि बहुत ज़हीन और फ़तीन होशियार बच्चे हैं और उन्हें क़वाइद आ चुका है, तो अब वो क्या करते हैं कि हर जगह क़वाइद का इस्तेमाल करते हैं और ये समझते हैं कि आम नहवी क़वाइद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। ठीक है? तो ये उनका एक ओवर जनरलाइज़ेशन है, एक रुझान है। ठीक? समझ में आ रहा है? सवाल नंबर 27 है, मतन से मालूमात अख्ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे इनकी ताबीर करना डैश है। मतन से मालूमात अख्ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से इनकी ताबीर करना। अब इसका जवाब आपसे मैं चाहूँगा। ऑप्शन ए पेशगोई है, ऑप्शन बी तक़ाबुल, ऑप्शन सी सरसरी मुताला, ऑप्शन डी इस्तिनबात, अंदाज़ा लगाना। सवाल नंबर 27, जी बताइए जवाब। ये मुताले के तरीके पर मबनी है। क्या हो सकता है? मतन से मालूमात अख्ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे इनकी ताबीर करना। ताबीर करना या मतलब क्या हो सकता है? तक़ाबुल तो कंपैरिज़न कहते हैं। सरसरी मुताले में आप मालूमात अख्ज़ नहीं करते हैं। सरसरी मुताले में आप मरकज़ी उन्वान जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए कि मतन से मालूमात अख्ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे इनकी तामीर करना, लफ्ज़ों के ऊपर ना जाते हुए उनका अंदाज़ा लगाना। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अंदाज़ा लगाना, उसे हम इस्तिनबात कहते हैं। ठीक? सवाल नंबर 28 आपके सामने है, सिर्फ 2 सवाल हमारे सामने बचे हैं। दर्जे पंजुम का तालिब इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए वो अपना डैश कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑप्शन ए आमोज़िश का अंदाज़ा क़द्र कर रहा है, ऑप्शन बी आमोज़ के लिए अंदाज़ा क़द्र कर रहा है, ऑप्शन सी अंदाज़ा क़द्र बतौर आमोज़िश कर रहा है, ऑप्शन डी आमोज़िश में अंदाज़ा क़द्र करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लर्निंग एज असेसमेंट और लर्निंग फॉर असेसमेंट, ये उन उन्वानात पर मबनी सवाल है कि आमोज़िश के लिए अंदाज़ा क़द्र या अंदाज़ा क़द्र के लिए आमोज़िश, ये एक टॉपिक है आपको आमोज़िश के अंदर, इक्तिसाब और आमोज़िश में। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पंजुम का तालिब इल्म है, वो पंजाबी बोलते हैं तो वो समझ तो जा रहा है और समझ तो जाता है, लेकिन वो उस ज़ुबान को पढ़ने में दुश्वारी महसूस करता है। तो ये जो बच्चे का अंदाज़ा है, तो वो क्या कर रहा है? तो यहाँ पर हमें चारों भी ऑप्शन पर गौर करने पर मालूम होता है कि तालिब इल्म में जो है वो आमोज़िश में अंदाज़ा क़द्र कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उसका उसका जो मौलिम तालिब इल्म क्या कर रहा है, पंजाबी बोलते हैं तो आसानी से समझ जाता है, समझ तो जा रहा है, यानी उसका लर्निंग है, आमोज़िश है, और फिर उसको पढ़ने में दुश्वारी भी हो रही है। दुश्वारी हो रही है मतलब वो इवैल्यूएशन कर रहा है, अंदाज़ा क़द्र कर रहा है। अंदाज़ा क़द्र किस चीज़ में कर रहा है वो? बतौर आमोज़िश। तो यहाँ पर सवाल नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन सी है। ठीक? सवाल नंबर 29 आपके सामने है। ज़बान के अंदाज़ा क़द्र का मतलब डैश पैमाइश है। ज़बान के अंदाज़ा क़द्र का मतलब डैश पैमाइश है। अंदाज़ा क़द्र हम इवैल्यूएशन को कहते हैं। ऑप्शन ए अपने हमजोलियों के मुकाबले में
हर आमोजगार ने किस तरह कामयाबी हासिल की? ऑप्शन बी, इनकी कुल या मजमूई हुसूलियाबी। ऑप्शन सी, आमोजगारों की जुबान में हुसूलियाबी। ऑप्शन डी, आमोजगारों की जुबान की काबिलियत या महारत। ठीक है, तो जब हम जबान के अंदाजा कद्र करते हैं, इस बात का हम असेसमेंट करते हैं कि आमोजगारों की ज़बान में कितनी काबिलियत पैदा हुई, कितनी महारत पैदा हुई, तभी हम अंदाज़ा कदर लगा पाते हैं कि ज़ुबान के तदरीस में तलबा ने किस कदर काबिलियत हासिल की, महारत हासिल की। तो यहाँ पर सवाल नंबर 29 का सही जवाब आमोजगारों की ज़ुबान की काबिलियत या महारत है। ठीक है, आखिरी सवाल है सवाल नंबर 30। स्टीफन क्रिशन के काबिल फ़हम मवाद में शामिल है। स्टीफन क्रिशन ये भी एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है जो आपने बहुत कम सुना होगा किताबों में, लेकिन एक मरतबा दिसंबर 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो स्टीफन क्रिशन के जो मरहले हैं वो ख़ास तौर पर मशहूर हैं, आप इसे लिख लीजिए। स्टीफन क्रिशन के जो नज़रियात हैं वो दूसरी ज़ुबान के हुसूल का नज़रिया कहलाता है। दूसरी ज़ुबान के हुसूल का नज़रिया। ठीक है, स्टीफन क्रिशन का जो नज़रिया है दूसरी ज़ुबान सेकंड लैंग्वेज के लर्निंग के लिए इस्तेमाल में आता है। उनके 5 मरहले उन्होंने बताए हैं, 5 मरहले उन्होंने बताए हैं, जिसको आमतौर पर ए एम एन आई और ए एमनिया, ये शॉर्ट टर्म है, एमनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो नज़रियात आप स्टीफन क्रिशन के पढ़ेंगे या फिर इंशाल्लाह हम स्टीफन क्रिशन के ऊपर एक मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताएंगे या फिर आपको क्लास में लेंगे ऑनलाइन। तो ये स्टीफन क्रिशन के नज़रियात के काबिल फ़हम मवाद में शामिल है। ए से आता है एक्विजिशन, एम से आता है मॉनिटर हाइपोथेसिस, एन से आता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, आई से आता है इनपुट और आई ए से आखिर में आता है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो पहला जो मफरूज़ा है उनका हुसूल आमोजिश का मफरूज़ा कहलाता है, दूसरा निगरानी का मफरूज़ा कहलाता है, तीसरा फितरत तरतीब का मफरूज़ा कहलाता है और चौथा इनपुट मफरूज़ा कहलाता है और पांचवा तासुराती फिल्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, आमोजगारों को इनकी ज़ुबान और कुलियों की सतह के मुताबिक ज़बान फराहम करना। ऑप्शन बी है आमोजगारों को दरसी कुतुब और असातिज़ा के ज़रिए मौसूल मवाद। ऑप्शन सी, आमोजगारों को इनकी ज़ुबान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़ुबान के रूबरू करना। और ऑप्शन डी है आमोजगारों को इनकी सतह से थोड़ा ऊपर मतन और मवाद के रूबरू करना। तो स्टीफन क्रिशन का जो काबिल फ़हम मवाद का जो कंसेप्ट है, काबिल फ़हम मवाद, तो वहाँ पर जो इनपुट के अंदर शामिल, ये जो आए वाला है, ये इनपुट इस मफरूज़े के अंदर आता है। ठीक है, तो ये काबिल फ़हम जो मवाद है उसमें ये कंसेप्ट है कि जो लर्नर्स हैं, जो तलबा है, आमोजगार है, तो उनकी जो ज़बान की सतह है, तो ज़बान की सतह से अगर थोड़ा सा बुलंद ज़ुबान के सतह से ज़रा ऊपर लेकर आप तफ़हीम करेंगे तलबा की, तो वो काबिल फ़हम मवाद कहलाएगा। ठीक है, आमोजगारों को उनकी ज़ुबान की सतह से थोड़ा बुलंद अपना मियार रखते हैं तदरीस का, या मवाद ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आमोजगारों की ज़ुबान से थोड़ा बुलंदी पर है, वो जो कंसेप्ट है वो काबिल फ़हम मवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टीफन क्रिशन का एक नज़रिया है जिसमें 5 उसके मफरूज़े हैं, उसको शॉर्ट में एमनिया के तौर पर हम याद रख सकते हैं। इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दिसंबर 2022 का ही पेपर है, पेपर सेकंड के लिए। समझ में आया? ज़बान उर्दू एज ए दुवम। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में फिर से मिलेंगे और दोबारा इसी तरह के हम पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। साथ ही साथ एक मर्तबा फिर आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रीवियस सीरीज़ जो हम कर रहे हैं या फिर जो टॉपिक वाइज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो तलबा तालिबात अपने घरों में हैं और घर बैठे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.